नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर क्या है आपको बताएंगी मेरी सहयोगी गायत्री। और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर श्रद्धा हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि आज एक बार फिर से पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। आफ्ताब एक बार फिर से सवाल जवाब का सामना करेगा। आपको बता दें कल 8 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई थी और इसके बाद अब ये बड़ी जानकारी कि एक बार फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट होगा श्रद्धा हत्याकांड मामले में से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। केस में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। एक और बड़ा अपडेट इस मामले से जुड़ा मिल रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस को मर्डर केस में इस्तेमाल हथियार भी बरामद हो गया है और इसी पर आपको दिखाते हैं 1 मिनट की रिपोर्ट। सोमवार को आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। चौथे चरण का टेस्ट करीब 8 घंटे तक चला। टेस्ट के दौरान वो कुछ सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दे रहा था। सूत्रों के मुताबिक मर्डर से जुड़े सवालों पर उसने कोई अहम जानकारी नहीं दी। जानकारी के मुताबिक आज भी आफ्ताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए दिल्ली के रोहिणी स्थित FSL लैब लाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को अब तक का सबसे अहम सुराग हाथ लगा है। पुलिस ने श्रद्धा का जिस हथियार से कत्ल हुआ उसे बरामद करने का दावा किया है। यानी आफ्ताब ने जिस हथियार से श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे वो अब पुलिस के कब्जे में आ गया है। इसके अलावा श्रद्धा की एक अंगूठी भी पुलिस ने बरामद की है जिसे आफ्ताब ने मर्डर के बाद दूसरी गर्लफ्रेंड को दे दी थी। ये लड़की मर्डर के बाद आफ्ताब के फ्लैट पर भी आई थी। उस दौरान श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े फ्लैट में ही फ्रिज में मौजूद थे। पुलिस ने कहा था कि डेटिंग ऐप के जरिए आफ्ताब ने दूसरी गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट किया था। वह श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पर कल एक बड़ा हमला होते होते रह गया। लोगों का गुस्सा लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है और किस तरीके से एक बड़ा हमला यहां पर जो है वो किया जा सकता था, रिपोर्ट आपको यहां पर दिखाते हैं। सोमवार को श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पर बड़ा हमला होते होते रह गया। आफ्ताब को दिल्ली स्थित FSL लैब से तिहाड़ जेल ले जा रही पुलिस वैन पर अचानक ही करीब 15 लोगों के समूह ने हमला करने की कोशिश की। हमलावर सुबह से ही FSL लैब के बाहर घात लगाए बैठे थे। जैसे ही पुलिस आफ्ताब को लेकर बाहर निकली, सभी हमलावरों ने अचानक ही पुलिस वैन पर तलवारों से हमला करना शुरू कर दिया। हमलावरों ने बताया कि वे गुरुग्राम से आए थे और वे आफ्ताब से बदला लेना चाहते थे। गोलियों से काट देंगे, इसके इतने टुकड़े करेंगे। ये हमारे देश में हमारे के साथ ऐसे कर रहे हैं तो इनके साथ हम पूरा इनको अगली बार इनको इसके टुकड़े करेंगे। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को हालात काबू करने के लिए बंदूकें भी निकालनी पड़ गई। वहीं हमलावरों के पास से भारी संख्या में तलवार और हथौड़े बरामद किए गए हैं। साथ ही इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और श्रद्धा हत्याकांड मामला जैसा ही दिल्ली के पांडव नगर इलाके में भी एक सनसनीखेज मामला सामने आया जहां पर एक पत्नी ने अपने पति को मौत की घाट उतार दिया। शव के 10 टुकड़े कर दिए। पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करने में कामयाब रही। आइए पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं एक पत्नी ने आखिर क्यों अपने पति को उतारा मौत के घाट। श्रद्धा हत्याकांड की दहशत अभी दिल्ली में खत्म भी नहीं हुई थी कि सोमवार को एक बार फिर इसी तरह की वारदात ने सभी को खौफ में डाल दिया। दिल्ली पुलिस की टीम ने ईस्ट दिल्ली के पांडव नगर इलाके में 6 महीने पहले हुए मर्डर का खुलासा किया। इस मामले में एक मां बेटे को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि बेटे ने मां के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या को अंजाम दिया और फिर उसके शव को काटकर सुनसान जगहों पर फेंक दिया। जाँच के दौरान पुलिस को ये CCTV फुटेज भी मिली थी जिसमें साफ देखा जा सकता है कि अपने पिता के शव को काटकर बेटा और मां उसे फेंकने जा रही है। इस मामले में पुलिस की तरफ से बताया गया कि अंजन दूसरी घर की महिलाओं को बुरी नजर से देखता था। इसी वजह से उसकी पत्नी पूनम और बेटा दीपक उससे बेहद खफा थे और एक दिन मां बेटे ने मिलकर अंजन को मार डाला। CCTV के माध्यम से दोनों आरोपियों की पहचान हो गई है। आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब आरोपियों को रिमांड मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर लगातार एक के बाद एक लेटर बम फोड़ रहा है और एक और लेटर बम उसका सामने आया जिसमें उसने कई बड़े और गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए और किस तरीके से इस लेटर में उसने खुलासे किए, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तिहाड़ जेल में बंद मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी सुकेश चंद्र ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना को एक और चिट्ठी लिखी। सुकेश चंद्रशेखर ने पत्र लिखकर आरोप लगाया कि उसे जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ अपनी शिकायत वापस लेने के लिए जेल प्रशासन से धमकी मिल रही है।
चंद्रशेखर ने दावा किया कि उसकी पिछली शिकायतों के चलते उसे 15 नवंबर को जेल प्रशासन द्वारा धमकी दी गई। बता दें कि सुकेश ने अपने वकील अशोक सिंह के माध्यम से पत्र जारी किया है। पत्र में दावा किया गया है कि उसके परिवार को 16 और 17 नवंबर को जैन के करीबी सहयोगी से धमकी भरे फोन कॉल और 21 नवंबर और 24 नवंबर को जैन और मनीष सिसोदिया के नंबरों से कई धमकी भरे कॉल आए थे। साथ ही सुकेश ने अपने लेटर में कई सवाल खड़े किए हैं, जिसमें उसने पूछा है कि सत्येंद्र जैन अभी भी जेल के अंदर अपने मोबाइल का उपयोग कैसे कर रहे हैं और मनीष सिसोदिया अपने नंबरों के जरिए उस तक पहुंच बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने हमला किया। शहजाद पूनावाला ने कहा कि आप नेताओं की जांच होनी चाहिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग की है। शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ा हमला बीजेपी का, और इस सबके बीच कहा कि हाँ, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनकी जांच होनी चाहिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की मांग की है। शहजाद पूनावाला ने सुकेश के आरोपों की जांच होनी चाहिए। क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं आपको शहजाद पूनावाला ने। ऐसा सामने आया है सुकेश का कि किस प्रकार से सुकेश के ऊपर कॉल करवाकर, किस प्रकार से उसके परिवार को धमकी दिलवाकर या उसे भी धमकी देकर केजरीवाल सत्येंद्र जैन के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, 8 दिसंबर तक चुप रहना है, इस प्रकार का दबाव डाला जा रहा है। क्या केजरीवाल जी बताएंगे जो डिटेल साझा की गई है, जिस नंबर से सुकेश के परिवार को और बाकी लोगों को कॉल आ रहे हैं, उस पर धमकियां दी जा रही है कि केजरीवाल साहब और सत्येंद्र साहब के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो वरना नरक दिखाया जाएगा। वही गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए जो चुनाव होने हैं, जो वोटिंग होनी है, उसके लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन बीजेपी लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है और आज तमाम दिग्गज चुनाव मैदान में आज चुनावी रैलियां करते हुए नजर आएंगे। रिपोर्ट आपको यहां पर दिखाते हैं। आज गुजरात विधानसभा के पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। बता दें कि गुजरात में पहले चरण के लिए 1 दिसंबर को मतदान होना है, जिसे लेकर सभी पार्टियों द्वारा पूरा जोर लगाया जा रहा है। आज शाम तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज बीजेपी की तरफ से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। बीजेपी ने गुजरात कैंपेनिंग में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक बार फिर ताबड़तोड़ रैलियां की। पीएम ने सबसे पहले पलिताना में सभा की, उसके बाद कच्छ के अंजार में जनसभा को संबोधित किया। कच्छ के अंजार में पीएम मोदी ने कहा कि गाँव को भूलने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने शहर और गाँवों के बीच की खाई को चौड़ा करने का काम किया, जबकि बीजेपी की सरकार ने गाँव और शहरों में समान रूप से सुविधाएं बढ़ाने का काम किया है। पीएम मोदी ने जामनगर में भी सभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि गुजरात में बीजेपी सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और गुजरात विधानसभा चुनाव में फ्री बिजली का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी की ऑफिस की बिजली काट दी गई। दरअसल बिजली विभाग ने नोटिस दिया था और बिजली का बिल बकाया था, लेकिन बिजली का कितना बिल बकाया था ये आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पूरी खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। गुजरात में विधानसभा और दिल्ली में नगर निगम चुनाव प्रचार में दमखम से जुटी आम आदमी पार्टी के दफ्तर की राजस्थान में बिजली गुल कर दी गई। वजह 1-2 का बिल नहीं बल्कि 67,000 रुपए का बकाया। यानी दिल्ली पंजाब में फ्री बिजली देने वाली आपको राजस्थान की गहलोत सरकार ने 440 वॉट का झटका दे दिया। जयपुर में बिजली विभाग ने आपके राज्य मुख्यालय के दफ्तर का बिजली कनेक्शन काट दिया है। विभाग का दावा है कि आम आदमी पार्टी दफ्तर का बिजली बिल जमा नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई। कहा जा रहा है कि आप ऑफिस का बिजली जमा नहीं हो रहा था। आपका ये दफ्तर जयपुर में 22 गोदाम के पास है। सोमवार को बिजली कर्मी आप दफ्तर पहुंचे। उन्होंने यहां पोल पर चढ़कर कनेक्शन काट दिया। इसका वीडियो भी बनाया गया और वायरल कर दिया गया। हालांकि बाद में आम आदमी पार्टी ने पैसे जमा कर दिए, जिसके बाद बिजली विभाग ने कनेक्शन जोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वही एम्स अस्पताल पर हैकर्स ने बड़ा हमला बोला है। 23 नवंबर से अभी तक एम्स के सर्वर पूरी तरीके से हैक हैं और अब हैकर्स ने सामने आकर अपनी बड़ी मांग यहां पर सामने रखी है। क्या मांग यहां पर हैकर्स कर रहे हैं, 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट। दिल्ली एम्स का सर्वर हैक होने के मामले में पुलिस की IFSO यूनिट ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स दिल्ली का सर्वर हैक करने वालों ने 200 करोड़ रुपए की डिमांड की है।
हैकर्स ने पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में करने को कहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसी तरह की फिरौती मांगे जाने की बात से इनकार किया है। बता दें कि एम्स का सर्वर बुधवार यानी 23 नवंबर को रैनसमवेयर अटैक करके हैक कर लिया गया था। इससे अस्पताल की सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। अस्पताल की ओपीडी और आईपीडी में आने वाले मरीजों को इलाज कराने में दिक्कत हो रही है। सर्वर ठप होने के चलते ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने और टेली कंसल्टेशन जैसी डिजिटल सेवाएं भी प्रभावित रही हैं। हालांकि इन सभी सेवाओं को मैनुअल तौर पर चलाया जा रहा है। वहीं नेटवर्क की पूरी तरह से सफाई करने में 5 दिन और लगने की संभावना है। इसके बाद ही ई हॉस्पिटल सेवाएं शुरू की जा सकती हैं। और यूपी उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सबके बीच योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में जाकर विरोधियों को ललकारा। 1 मिनट में ये पूरी खबर देखिए। गुजरात विधानसभा चुनाव से इतर यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गया है। बता दें कि 5 दिसंबर को यूपी की मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होना है। इसी सिलसिले में लगातार सपा और बीजेपी के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मैनपुरी में जनसभा की। करहल में आयोजित चुनावी जनसभा में सीएम योगी ने कहा कि महात्मा विदुर और महर्षि वेदव्यास की तपोभूमि मैनपुरी नया इतिहास लिखने जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि पहले जब युवाओं के लिए नौकरी निकलती थी तब वसूली के लिए चाचा अलग और भतीजे अलग अलग निकल पड़ते थे। शोषण होता था युवाओं का और बदनाम होता था इटावा और मैनपुरी। लेकिन अब मैनपुरी के लोग एक परिवार की विरासत से निकलकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की परंपरा का पालन करने वाली भारतीय जनता पार्टी की जीत का इतिहास बनाने वाले हैं। मैनपुरी में योगी ने मुलायम सिंह यादव के प्रति संवेदना भी प्रकट की। भाई जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को बड़ी सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि उम्र कैद की सजा 5 आतंकियों को दी गई है, जिसमें आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने, युवाओं को भड़काने और उन्हें आतंकी ट्रेनिंग देने जैसे कई गंभीर आरोप इन पर थे, जिसे लेकर कोर्ट की तरफ से यह सजा सुनाई गई। 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के पटियाला हाउस की एनआईए कोर्ट ने जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 5 को आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए देश भर के युवाओं को भड़काने और आतंकी ट्रेनिंग देने के मामले में दोषी पाया है। जिन 5 आतंकियों को सजा सुनाई गई उनमें सज्जाद अहमद खान, बिलाल अहमद बीर, मुजफ्फर अहमद भट्ट, अशफाक अहमद भट्ट, मेराजुद्दीन चौपाल का नाम शामिल है। इसके अलावा तनवीर अहमद गनी को 5 साल की सजा सुनाई। एनआईए के दावे के मुताबिक पुलवामा हमले के दौरान सीआरपीएफ के काफिले के बारे में सज्जाद अहमद ने जानकारी दी थी। कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों ने मिलकर वतन के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश रची थी। मुस्लिम न सिर्फ जैश के सदस्य थे बल्कि वे आतंकवादियों को हथियार, गोला बारूद और रसद मुहैया कराकर मदद करते थे। कोर्ट का कहना था कि मुस्लिम जम्मू कश्मीर के लोगों को उग्रवाद में जाने के लिए प्रेरित करते थे। ये सभी आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए पैसे की व्यवस्था करने में भी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे चीन की। चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ आक्रोश सड़कों पर लगातार धधक रहा है। लोग बार बार मांग करें कि सीपीसी सत्ता को छोड़ो, बार बार मांग कर रहे हैं कि शी जिनपिंग इस्तीफा दो। ये विरोधी सुर आखिर क्यों शी जिनपिंग के खिलाफ देखने को मिल रहे हैं चीन की सड़कों पर? आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए। चीन में चल रहा प्रदर्शन बीजिंग से शुरू होकर तेजी से लांचो, शियान, चेकाकिंग, वुहान, जोंगझोउ, कोरला, होटन, ल्हासा, उरुमकी, शंघाई, नानजिंग, शिजियाझुआंग शहरों तक फैल गया है। पिछले 3 दिनों में इन प्रदर्शनों के दौरान कहीं कहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी हुए हैं। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। लोग नारेबाजी करते हुए लॉकडाउन हटाने और आजादी देने की मांग कर रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ भी नारे लगा रहे हैं। शंघाई में शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो के नारों की गूंज सुनाई दी। चीन में 27 नवंबर को कोरोना के 44,000 मामले सामने आए, जबकि एक्टिव केस का आंकड़ा 3 लाख के पार हो चुका है। चीन में पिछले 10 महीनों से शून्य कोविड नीति लागू है, जिसे लेकर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जहां एक तरफ शी जिनपिंग के खिलाफ पूरे चीन में विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है, लोग विरोध यहां पर कर रहे हैं, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक नसीहत यहां पर दी गई है चीन को कि वो लोगों के शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के अधिकार को ना दबाए। रिपोर्ट आपको यहां पर दिखाते हैं।
चीन में ऐसा पहले कभी नहीं दिखा। लोग राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, यानी जो जिनपिंग अपनी कुर्सी हमेशा के लिए बचाने की हर जुगत कर रहे हैं, उनकी कुर्सी फिलहाल हिलती दिख रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी जनता उनके ही खिलाफ सड़कों पर उतर आएगी और नारे लगने लगेंगे कि शी जिनपिंग इस्तीफा दो। जिनपिंग सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन के चलते करीब 66 लाख लोग घरों में कैद हैं। ये लोग खाने के सामान के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते। रोज होने वाले कोविड टेस्ट से भी नाराजगी बढ़ रही है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। इस बीच चीन में हो रहे प्रदर्शन पर संयुक्त राष्ट्र ने चीन को नसीहत दे दी है, जिसमें कहा गया है कि लोगों से विरोध का अधिकार न छीना जाए और शांतिपूर्ण विरोध का सम्मान हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका में कल बड़ा हादसा हो गया। अचानक से अमेरिका के एक शहर के 90,000 घरों की बिजली चली गई और लोग अंधेरे के साए में डूब गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अमेरिका का मैरीलैंड शहर रविवार की रात अचानक अंधेरे में डूब गया। मैरीलैंड के 90,000 घरों में ब्लैकआउट हो गया। हाहाकार मच गया क्योंकि एक प्लेन मैरीलैंड के इलेक्ट्रिसिटी टावर में जा घुसा। मैरीलैंड में रविवार शाम एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बिजली लाइनों में फंस गया, जिससे आसपास के काउंटी में करीब 90,000 घरों की बिजली गुल हो गई। जानकारी के मुताबिक न्यूयॉर्क से रवाना हुआ सिंगल इंजन विमान रविवार शाम करीब 5:40 पर गैथर्सबर्ग में मोंटगोमरी काउंटी एयर पार्क के पास बिजली लाइनों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। FAA ने विमान की पहचान मुनी M20J के रूप में की गई है। हादसे के वक्त विमान में 2 यात्री सवार थे। आनन फानन में मैरीलैंड काउंटी प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पायलट की सूझबूझ और बिजली विभाग की सतर्कता से दोनों यात्रियों की जान बच गई। इलेक्ट्रिक टावर में फंसे विमान में सवार दोनों यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वह दुनिया का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी एक बार फिर से धधक रहा है और हालात यह हैं कि आसमान में कई किलोमीटर तक जो है धुआं और राख देखी जा रही है और किस तरीके से लोगों के जीवन पर इसका असर पड़ने वाला है। 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट। अमेरिका के हवाई आइलैंड में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मोना लोआ फटने लगा है। जानकारी के मुताबिक ज्वालामुखी के फटने पर आसमान में कई किलोमीटर तक राख और धुआं भर गया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि बिग आइलैंड पर ज्वालामुखी की चोटी काल्देरा में रविवार देर रात से विस्फोट शुरू हो चुका है। अधिकारियों ने मोना लोआ लावा के आसपास रहने वाले निवासियों को चेतावनी दी कि वे अलर्ट रहें। ज्वालामुखी की चोटी पर हाल ही में आए भूकंपों के कारण वैज्ञानिक अलर्ट पर थे। आखिरी बार ये ज्वालामुखी साल 1984 में फटा था। बता दें कि बिग आइलैंड पर करीब 2 लाख लोग रहते हैं, जिनमें रोजिनबार और मैथ्यू मैकाने जैसी मशहूर हस्तियां भी शामिल हैं। मोना लोआ ज्वालामुखी की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे हवाई के आधे से ज्यादा हिस्से पर यही काबिज है। बता दें कि मोना लोआ में 14 अक्टूबर को भी 5.0 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर है कि देश के कई राज्यों में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी। यूपी, दिल्ली, पंजाब में छापेमारी को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर नेटवर्क को लेकर यह छापेमारी की गई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों के घर पर छापे पड़े हैं। गैंगस्टर काला जठेड़ी, विक्रम बराड़, गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई, नीरज बवाना, भूपी राणा के करीबियों के ठिकानों पर यह रेड पड़ी है। तो बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई है। राजस्थान सहित 15 ठिकानों पर रेड की गई है और कई गैंगस्टर नेटवर्क पर यह छापेमारी एनआईए की तरफ से इस वक्त की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अलग अलग जगहों पर इन तमाम, जिसमें जठेड़ी गैंग के भी जो सदस्य हैं वो शामिल हैं। ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों के घर छापे पड़े हैं। पंजाब, यूपी, दिल्ली में यह छापेमारी हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर छापेमारी हुई है। गैंगस्टर काला जठेड़ी, इसके अलावा विक्रम बरार और वहीं गोल्डी बरार, अनमोल बिश्नोई और नीरज बवाना, भूपी राणा के करीबियों पर भी जो छापेमारी की कार्रवाई है वो एनआईए की तरफ से की गई है। करीब 15 ठिकाने जहां पर यह छापेमारी इस वक्त की गई है।
तो कई राज्यों में एनआईए की रेड पड़ी है और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि करीब 15 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी, दिल्ली, पंजाब इसमें शामिल है, जहां पर रेड की गई है। गैंगस्टर नेटवर्क को लेकर ये छापेमारी की गई है। अमनदीप हमारे सहयोगी लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमनदीप, क्या जानकारी मिल पा रही है, इतनी बड़ी कार्रवाई वो भी एनआईए की तरफ से? जी देखिए, ये तीसरा राउंड है एनआईए की तरफ से रेड्स का पंजाब में और अदर बाकी राज्यों में। हालांकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन सभी राज्यों में एनआईए ने आज दस्तक दिया है गैंगस्टर टेरर नेटवर्क को लेके। हालांकि 2 एफआईआर एनआईए की तरफ से ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी हैं। सचिन बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, विक्रम बराड़, जग्गू भगवानपुरिया, ये सभी जो गैंगस्टर्स हैं इनके खिलाफ एफआईआर करने के बाद एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई को कस्टडी में लिया। कस्टडी में लेने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने जो खुलासे किए उसके आधार के ऊपर अब कई जगह पे रेड हो रही है। पंजाब के 6 जिलों में, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में, इसके साथ ही राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में, ये सारी जगहों पे यार रेड चल रही है। तो एक के बाद एक रेड जो है वो यहां पर जारी है। अमन, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। और एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे तेज रफ्तार में देश दुनिया की तमाम खबरें। रफ्तार 100 में इस ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।